आपकी खूबसूरती और आपकी अट्रैक्शन सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस से नहीं है। सोफिस्टिकेशन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अपने बारे में क्रिएट करते हैं और लोगों के परसेप्शन में बिल्ड कर देते हैं। 7-7 8-8 साल की बच्चियां मेकअप कर रही हैं, ब्लॉगर्स बनी हुई हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या स्किन के हालात होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मुझे बताई कि जड़ से खत्म करने की जरूरत है कि आप अपने अंडरगारमेंट्स जब चेंज नहीं करते तो ब्रेस्ट कैंसर वहां पे डेवलप होता है। सबसे पहले मैं क्योंकि सेशन स्टार्ट करने लगी हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूँ जी। मेरा नाम है समन असद और मैंने फ़ैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़ा हुआ है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक, क्योंकि मैंने मास कम्युनिकेशन भी पढ़ा हुआ है, मेरा जो ज़्यादातर टाइम गुजरा है ना वो पाकिस्तान की फ़ैशन और मीडिया इंडस्ट्री में गुजरा है। तो मैं जो है अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करती हूँ, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है। मैं प्रिसाइजली बताऊंगी कि मैंने एज़ फ़ैशन डिज़ाइनर काम किया और एज़ जर्नलिस्ट काम किया है, और उसके बाद फिर मेरा जो करियर है वो थोड़ा चेंज होकर खुद ही से एक शक्ल अख्तियार कर गई और मैंने एज़ अ फ़ैशन कंसल्टेंट काम शुरू किया, एज़ अ फ़ैशन जर्नलिस्ट काम शुरू किया। मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, लेकिन एक ट्रेनर के तौर पे मुझे 5 साल हो गए हैं। मैं डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आती हूँ और लेक्चर्स वगैरह देती हूँ। काफ़ी जगहों पे मैंने पढ़ाया है और मेरा फाउंडेशन के साथ साथ बहुत पुराना है और मुझे लगता है जब से फाउंडेशन बनी है मैं तब से इनके साथ हूँ। और कासिम अली शाह साहब के साथ मेरा बहुत बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता है। मुझे बिल्कुल उनके अंदर ना अपने सगे भाई की जुन नज़र आती है। मेरी ख्वाहिश थी ना कि मेरा एक बड़ा भाई होता, तो मुझे पक्का पता है कि कासिम भाई मेरे लिए मेरे बड़े भाई जैसे। ये बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है मेरा इस अदारे के साथ, कासिम भाई के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आपने किसी के साथ कोई काम लेकर आगे चलना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक तो खुद ट्रस्ट वर्दी भी बन जाए और उस इंसान के लिए एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करें। ये मेरा मकसद था आप लोगों को शफल करने का आते साथ कि हम एक ही जगह पे मुख्तस ना हो जाएं। इस क्लास का, इस बैठक का एक मकसद है कि आप लोग आपस में घुले मिलें, आपस में दोस्ती करें। ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको इस तरह काम आएंगी कि जब आप लोग डिफरेंट अदारों में काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यार मेरी एक दोस्त है जो फ़लाँ अदारे में काम कर रही है और हाँ ये काम मुझे अगर पड़ गया तो वो ये काम मुझे करके दे सकती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपस में घुलना मिलना। इस चीज़ को आपने कंटिन्यू रखना है, आपस में एक अच्छा ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश करनी है कि 6 क्लासेस के बाद आपको पता हो, आपके फिंगर टिप्स पे हो एक दूसरे का नाम कि फ़लाँ मेरी सहेली और हमने 6 क्लासें साथ इकट्ठी यहाँ पढ़ी हैं। तो ये अब आपके हाथ में है कि आप लोगों ने कैसे करना है। कुछ बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ में थोड़ा सा कमी होती है, तो जो बच्चे कॉन्फिडेंट हैं मैं चाहूँगी कि वो खुद आगे बढ़कर उन बच्चों को भी कॉन्फिडेंट बना दें। आपकी थोड़ी सी कोऑपरेशन मुझे इस मामले में चाहिए होगी, ठीक है बच्चों। तो जनाब यहाँ पे थोड़ा सा बताती चलूँ कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है समन असद के नाम से, समन असद इमेज कंसल्टेंट के नाम से। उसके अंदर मैंने बहुत हाइजीन और ग्रूमिंग की वीडियोस डाली हैं, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं जब भी अपना कंटेंट शेयर करूं तो वो नए अल्फाज के साथ शेयर करूं ताकि कुछ इंटरेस्टिंग मेरे लिए भी हो और आपके लिए भी हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बाकी भी वीडियोस को ज़रूर देखेंगे और मैं एंड में आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी। आपने बस मुझे याद कराना है असाइनमेंट के बारे में, ठीक है। इमेज बिल्डिंग की बात की जाए तो इमेज जो है ना वो 2 तरह से जो है वो ख़वातीन ने बनाना होता है। एक डोमेस्टिक होता है, एक प्रोफेशनल होता है। इतना कुछ पढ़ लिया, अब आगे चलकर कुछ करना है। इमेज बिल्डिंग क्या है? इमेज बिल्डिंग बेसिकली एक तासुर है जो आप दूसरों के लिए पैदा करते हैं, ठीक है। आपने घर में भी तासुर देना होता है और अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी एक तासुर क्रिएट करना होता है। ये चीज़ है इन्फ्लुएंस। आपने दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंशियल इंसान तब होता है जब वो ख़ुद को बहुत अहम बना लेता है, और अहम इंसान कब बनता है जब वो अपने लिए चीज़ों को क्रिएट करता है, अपनी अहमियत क्रिएट करता है। आप लोगों ने बचपन में भी, अभी तुम लोगों का तो खैर बचपन है, घर में देखते होगे ना कोई 1-2 बच्चे होते हैं जो अम्मा आबा के बड़े करीब होते हैं, ठीक है। हर मशवरा उनसे हो रहा होता है, हर चीज़, यहाँ तक कि खाना क्या बनाऊँ किसी बेटी से पूछा जा रहा था, अच्छा फ़लाँ ड्रामा लगा लें या फ़लाँ चैनल लगा लें, ये भी पूछ रहे थे। और बाकियों को बड़ी जेलसी हो रही होती है, इससे हर बात क्यों पूछते हैं।
इसका मतलब होता है वो बच्चा बहुत इन्फ्लुएंशियल है और माँ बाप उसको बड़ा सीरियस लेते हैं। तो ये होती है इंसान की पर्सनालिटी जो उसके माँ बाप को भी मजबूर कर देती है उसको सीरियस लेने पे। कुछ घरों में मैंने देखा है जो बड़े बच्चे होते हैं वो इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे होते हैं कि उनको वाकई वो इज़्ज़त मिलती है, वो मकाम मिलता है जो वो डिज़र्व करते हैं। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से इतने आरी हो जाते हैं कि बड़ा बच्चा बड़ा रहता ही नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल अपने आप को साइड पे रखता है और सेकंड नंबर या थर्ड नंबर की अहमियत बड़ी होती है घर में। ऐसे ही है, वो बड़ा सीरियस होता है, उसके मिजाज में एक ठहराव होता है, वो समझदार होता है, माँ बाप उससे मशवरे कर रहे होते हैं। और कहीं जगह पे मैंने ये देखा कि घर का सबसे छोटा बच्चा जो है ना बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और उसकी अहमियत इतनी होती है कि बड़े बहन भाई भी उससे मशवरा कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, सब लोग अपने अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी नज़र डालो तो आइडिया हो जाएगा। हर जगह डिफरेंट केस है, आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने जो बात कही है वो कई हद तक सही है। ये उस सूरत में होता है जब आप अपना इमेज एक डेवलप करते हैं। इमेज जब डेवलप करना होता है ना तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होता है। ये जो तासुर पैदा करने वाली बात है ना, अच्छा आपकी कोई बात अच्छी बुरी कब लगती है? आपको मैं सिंपल एक बात बताऊँ, जब आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हैं, किसी का दिल आपके कुछ कहे पे दुखता क्यों है? क्योंकि आप उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आपकी कोई बात अच्छी हो जाए तो वो इतनी हाईलाइट क्यों हो जाती है? क्योंकि आप अहम होते हैं ना, आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। अब आप देखें आजकल हमारे सोशल मीडिया पे कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। बेटा उन्होंने इसके पीछे बड़ी मेहनत की है। आज उनकी कोई अच्छी या बुरी बात लग जाती है ना तो वो इसका मतलब होता है वो अहम है। वो अहम है तो लगती है, आपकी मेरी क्यों नहीं लग जाती? ऐसा ही है, कासिम अली शाह साहब हमारे लिए जो लीडर हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, आप देखें उनको आज हर अदारा बुलाते हैं, उनकी हर छोटी छोटी बात को अहमियत देते हैं। वो कुछ अच्छा बोल जाएं उसकी अहमियत होती है, वो अगर कोई छोटा मोटा गलती किससे नहीं हो जाती, कोई तो छोटा मोटा अगर उनसे हो जाए तो उनकी बात को इतनी अहमियत दे दी जाती है कि उसकी उस बात का भी एक बतंगड़ बनने में सेकंड नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अहम है, उनकी एक अहमियत है, वो एक इन्फ्लुएंसर है, उनको लोग सुनते हैं और लोग हर वक्त उनसे अच्छा ही सुनना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो कोई ऐसी बात कर दें जिससे कोई हर्ट हो जाए। आपने अपनी अहमियत उस मुताबिक बनानी है, उतना सीरियस बनाना है। ये है इमेज बिल्डिंग। जनाब आज की जो मेरी पहली प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ फाउंडेशंस ऑफ इमेज बिल्डिंग है। अपने बारे में मैंने आपको बता दिया। इमेज इज द कॉन्सेप्ट दैट अदर फॉर्म्स अबाउट यू एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्प्रेशन यू मेक ऑन देम। जैसा इंप्रेशन आप छोड़ेंगे, जिस तरह का इंप्रेशन, जैसा तासुर छोड़ेंगे, वही आपका इंप्रेशन होगा जो अगला अपने जहन में बिठा लेगा। ऐसा ही है। ये है आपका इंप्रेशन। अच्छा, अब लोग क्या सोचते हैं, आप और मैं क्या सोचते हैं? हमें समटाइम्स ऐसा लगता है दैट बीइंग अट्रैक्टिव इज अबाउट लुकिंग गुड। हमें लगता है कि सिर्फ अच्छा दिखना एक जो है ना वो अट्रैक्शन है और इसी से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ना अपनी ज़िंदगी को घुमाओ, सोचो इसके बारे में, रियलिटी क्या कहती है। लोग तो, हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि शायद हम अच्छे दिखेंगे तो हम बड़े ज़रा अहम होंगे और हमारा बड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा, हम बड़े अट्रैक्टिव लगेंगे। ऐसा नहीं है। कई बार एक ऐसी महफिल में आप बैठे होते हैं जहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान होता है जो आपको याद रह जाता है। ऐसे ही है, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिबास की वजह से ही वो आपको याद रह गया। उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी, कोई ऐसी ऐसी ख़ास बात होती है जो आपको याद रह जाती है। और वही चीज़ जो है ना वो उस इंसान को करिज्मेटिक और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बना देता है। समझ आ रही है मेरी? ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी और उसके गोल्डन बाल होंगे और उसकी आंखें खूबसूरत होंगी, हो सकता है वो आपको अपील ना करे। किसी ने मुझे एक दफ़ा बहुत अच्छी बात कही थी, किसी बुजुर्ग ने कहा था कि अगर एक औरत ज़ात को देखें और देखें ना कि आपकी जो कुदरत है वो उसने एक तयन कर दिया, आंखें ऐसी होंगी तो फिर वो खूबसूरत होगा, नाक ऐसा होगा तो खूबसूरत होगा। तो जो आपने फिक्स कर दिया है ना, एक तयन कर लिया है कि जी ऐसी नाक होगी, ऐसी नाक बड़ी खूबसूरत होती है, ऐसी आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं, ऐसे होंठ बड़े खूबसूरत होते हैं। तो अगर किसी की शक्ल में सारी वो चीज़ों को अलग अलग देखें और वो बड़ी खूबसूरत, आप कह रहे हैं ना कि देखा जाए तो लोग तो कहते हैं ऐसी नाक बड़ी अच्छी होती है, ऐसी आंख बड़ी अच्छी होती है, ऐसे होंठ बड़े अच्छे होते हैं। जब एक ही नमूने के ऊपर तीनों चीज़ें खूबसूरत आ जाएंगी तो वो, आई एम सॉरी, वो कोई खूबसूरती नहीं रह जाएगी,
वो किसी चुड़ैल की शक्ल बन जाएगी। समझ रहे हो? तो अल्लाह ताला हर इंसान के अंदर ना कोई एक चीज़ की कमी अगर छोड़ता है ना, तो उसमें ज़रूर कुछ बेहतर होती है, कुछ बेहतरी होती है। फिर देखो, कभी किसी के चेहरे पे देखो, किसी का नाक खूबसूरत है और उसका ओवरऑल चेहरा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, किसी की सिर्फ आंखें खूबसूरत हैं तो उसका चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा है। कहने का मकसद ये कि जब आप पूरा एक पैकेज समटाइम्स बन जाते हैं तो वो पूरा पैकेज भी समटाइम्स हॉरेबल हो जाता है। तो कोई एक चीज़ होती है काम जो आपको बैलेंस कर रही होती है। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, अगर वो चीज़ नहीं है जो बैलेंस हो रही, तो फिर बैलेंस आपने क्रिएट करना है। ऐसे ही है, फिर आप कैसे कर रहे होते हैं? अच्छा, मेरी आंखें ऐसी हैं तो मैं फिर इस पर मेकअप ऐसे ना करूं, मेरे होंठ ऐसे हैं तो फिर मैं मेकअप ऐसे ना करूं। हम करते हैं ना ऐसे, तो क्या कर रहे होते हैं हम? उसको बैलेंस कर रहे होते हैं, हम सीख रहे होते हैं जी, ओए ड्रूपी आईज, इसका आई मेकअप कैसा होना चाहिए, फलां है आइटम कहाँ है, अच्छा बाल ऐसे ना बनाऊं ऐसे बना लूं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को सबसे बेहतर जानते हैं और आप उसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक हो गया? So being attractive is a lot to do more with being charismatic and magnetic personality. यानी आपकी खूबसूरती और आपकी अट्रैक्शन सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस से नहीं है, ये पूरा एक, समझ लें कि पूरा एक मेन्यू है, ये पूरा एक पैकेज है, ठीक है? और इसमें आपने अगर अपनी पर्सनालिटी को क्रिएटिव बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए आपको करिज्मेटिक और मैग्नेटिक बनना पड़ेगा कि आप किसी ऐसी जगह से उठकर जाएं तो लोग आपको याद करें। आप अपने आप को, इट इज़ व्हेन यू मेक पीपल इम्प्रेस एंड मेक योर सेल्फ अनफॉरगेटेबल। कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनका मिजाज इतना खूबसूरत होता है कि जब वो महफिल में या क्लास में बैठी होती हैं तो उनके होने से क्लास में रौनक होती है। एक दिन छुट्टी कर लेना, दिन नहीं गुजरता, वो आपकी क्लोज फ्रेंड भी नहीं होंगी, लेकिन उनके होने से बहुत रौनक होगी। ऐसे होता है? किस किस की ऐसी कोई कुलीग है जो क्लास में ना आए तो आपको बहुत ज़्यादा बोरियत होती है ना? है ना? ज़बरदस्त। अच्छा, उसकी सबसे अच्छी बात क्या है, आप बताओ? सबको आपस में बातें में एंटरटेन करती रहती है, तो सबको एंगेज करती रहती है, तो इस वजह से हमें वो ना आए। वेरी ट्रू। हाँ, देखा? अब वो आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड है या वो सबकी दोस्त है? ओवरऑल तो सबके, बट मेरी भी क्लोज है। वेरी गुड। आप बताओ, आपको जो आपने मुझे बोला है कि किससे हाथ खड़ा किया पीछे से? एनीवेज, मतलब किसी इंसान के अंदर कोई ऐसी खासियत हो जाना जिसके होने से हमें बहुत रौनक महसूस होना। इसी तरह मैं अपना बचपन याद करती हूँ। कुछ टीचर्स ऐसी होती थी जो इतना खूबसूरत लिबास पहन के आया करती थी ना, लाइट कलर्स, बड़े पेस्टल से और कलफ वाले जोड़े, कि उनको देखते ही ना मुझे एक रौनक का एहसास होता था। और जब वो नहीं आती थी तो तब लगता था यार बड़ी बोरियत। सबके साथ ऐसा होता होगा कि आपके टीचर्स की पर्सनालिटी की वजह से आप उनके गर्विदा हो जाते हैं, आपको उनसे मोहब्बत हो जाती है और आपको उनके सब्जेक्ट अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे होता है ना? सो जनाब, हम बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को अनफॉरगेटेबल बना सकते हैं, राइट? तो एग्जैक्टली आज हमने इस बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि हम अपने आप को अनफॉरगेटेबल कैसे बना सकते हैं। नोट पैड सब बच्चों के पास है इस वक्त? ग्रेट। अच्छा, आपको मैंने ना सबसे पहले यहाँ से जो शुरू करवाना है ना, आपने कंडीशन को रेट करना है। आपने रेट करनी है कंडीशन। अच्छा, जो फर्स्ट है ना, 1 फॉर टायर्ड है, 2 फॉर लेजी, 3 फॉर अनवेल। ये नोट कर लें, जल्दी जल्दी कर लें। पहला है टायर्ड, लेजी और अनवेल। अब मैं इसके बाद आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, आपने उसको जज करके बताना है कि वो आपको क्या लग रही है, ठीक है? तो मैं आपको लड़कियों की पिक्चर्स दिखाऊंगी और उसको आपने मुझे बताना है कि उसकी शक्ल से, उसके हुलिये से वो क्या लग रही है। सो दीज आर द सिचुएशंस। जल्दी से कर लो। कर लिया है? अच्छा, यहाँ पे हमारी ना 3 पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाली जो पिक्चर है ना, आपने ऑप्शंस लिख ली हैं? बेटे आपसे शुरू करते हैं, आप बताएं इसको देखकर आपको ये क्या लग रही है तीनों सिचुएशंस में से? ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ये पहली वाली आपको अनवेल लग रही है। और कौन बताएगा? आप बताओ। या एग्जैक्टली, टायर्ड। नेक्स्ट वाली जो है ना, उसको आपने बताना है टायर्ड, लेजी या अनवेल। वेरी ट्रू, इसका मतलब मैंने सही ऑप्शंस डाली है। तीसरी वाली बताएं।
ओ सदके, क्या बात है, क्लैपिंग हो जाए आप लोगों के लिए। अब देखो तुमने, अब मैं बताती हूं मैंने ये क्यों पिक्चर डाली, ठीक है, ये लो, दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मीन्स कन्वेइंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स। आपकी अपीयरेंस, आपकी हाइजीन और क्लीनलीनेस, इससे पता चल जाता है इस वक्त तुम किस कंडीशन से गुजर रहे हो। ठीक है जी, टायर्ड हो, लेजी हो, अनवेल हो, क्या हो भाई, तुम्हारे चेहरे से देखकर कोई बता देगा। सो दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बगैर कुछ कहे आपको देखते ही अगला समझ जाए कि मसला क्या चल रहा है। नाउ कमिंग बैक टू डिटर्मिन द स्टेटस इन लेवल। अच्छा, वो तो आपने कंडीशन देख ली, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, लिख लें नोटपैड के ऊपर, जल्दी से लिखें। पहला है जनाब सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। अब ये सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में आ जाता है फाइनेंशियली साउंड, स्टेबल और स्ट्रगलिंग। ये 3 चीजें लिख लें। अगर हम इसको रेट करेंगे पिक्चर्स को सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, तो आपने बताना है कौन देखने में फाइनेंशियली साउंड लग रहा है, कौन लग रहा है कि हाँ स्टेबल है, कौन लग रहा है जी स्ट्रगलिंग है, राइट। सेकंड आ जाता है हमारा एजुकेशनल लेवल, वेल एजुकेटेड, स्टूडेंट और डिपेंडेंट। तीसरा आ जाता है डिजायरेबिलिटी, यानी कि आपकी कितनी को मांग है, कितना आप लोगों में इन है और लोग आपको कितना चाहते हैं, कितना आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। आप लोगों ने ये पॉइंट्स लिख लिए। नाउ कमिंग बैक टू द पिक्चर्स। अब आपने यही पिक्चर्स देख ली, एक की मैंने एडिशन की है, राइट। पहली वाली को देख लें, इस पिक्चर की बात करते हैं पहले। मुझे बताएं आपको ये फाइनेंशियली साउंड लग रही है, स्ट्रगलिंग लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि ये स्टेबल है? स्टेबल लग रही है। किसको स्टेबल लग रही है, किसको साउंड लग रही है, किसको साउंड लग रही है? आपको फाइनेंशियली साउंड ये क्यों लग रही है? ठीक है, ओके, अपनी अपनी जजमेंट है भाई। और स्ट्रगलिंग किस किस को लग रही है? ठीक है, अब आप बताओ आपको स्ट्रगलिंग क्यों लग रही है? काम कर करके थक रही है और इसलिए स्ट्रगलिंग लग रही है, ठीक है, राइट। अच्छा जी, इधर आते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल, साउंड, फाइनेंशियली साउंड एंड इंडिपेंडेंट एज वेल, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, स्ट्रगलिंग, राइट, बिल्कुल सही। इधर आ जाते हैं, ये क्या लग रही है? साउंड लग रही है। बाय द वे, आजकल के कल्चर के हिसाब से ये जो मैसी बच्चे होते हैं समटाइम्स आपको फाइनेंशियली साउंड लग रहे होते हैं, बट ये डिपेंडेंट लग रही है, ये इंडिपेंडेंट नहीं लग रही। ऐसे ही है। डिजायरेबिलिटी की बात करें, इन चारों में डिजायरेबिलिटी, अपनी अपनी ओपिनियन शेयर कीजिएगा। 2 ऑप्शंस दे रही हूं, एक ये और एक वो। ऑफ कोर्स वो, बट एक और चीज बता दूं, ऑफ कोर्स ये भी, अदारे को ऐसी बच्चियां भी चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो, लेकिन एक हद तक, लर्नर्स लेवल तक। लेकिन डोमिनेंट वो चाहिए जो वो, अफसर वो चाहिए, मेहनत ये वाली चाहिए, अफसर वो चाहिए, लुक वैसी होनी चाहिए और मेहनत ऐसी होनी चाहिए। समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इंप्रेशन। In the first 30 seconds, these 3 factors are evaluated accurately or not, ठीक है, सबका अपना अपना जो है ओपिनियन था। तो ये चीज़ें आपका फर्स्ट इंप्रेशन बताती हैं, आपका हुलिया, आपकी कंडीशन, इन 3 चीज़ों के बारे में बताती है। आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा, आपका एजुकेशन लेवल क्या होगा, और आपकी डिज़ायरेबिलिटी। अच्छा, तुम लोग को मैंने एजुकेटेड तो बताया ही नहीं, इन चारों में वेल एजुकेटेड कौन सी लग रही है? ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मैंने कहा आप लोगों को नहीं बताई। अच्छा, डिज़ायरेबिलिटी के साथ साथ ना मैंने इसमें थोड़ा मेंटल हेल्थ भी लिख दी थी। मेंटल हेल्थ किसकी ठीक नहीं लग रही? वेरी गुड। ये देखो, ये सारी चीज़ें, ये फर्स्ट 30 सेकेंड्स का कमाल है कि जिसने आपको देखना है, आपकी कंडीशन का भी पता चल जाएगा और आपके स्टेटस का भी पता चल जाएगा। सो यहाँ पे ये चीज़ एक सही साबित होती है कि जो आपकी कंडीशन है ना, जो आपकी फ़िज़िकल लुक है, वो आपकी कंडीशन और आपके स्टेटस को बताती है, उसके बारे में बताती है कि आप क्या हैं और किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया?
So what is the best first impression? If you are clean, no matter who you are, with young or old, male or female, you will be able to get past the first barrier of acceptance. आप में से स्मेल आ रही है तो मैं तो आपके साथ बात करना भी पसंद नहीं करूँगी। आप मेरे से बात कर रहे हैं या पास खड़े हैं और आपके मुंह से स्मेल आ रही है, मैं तो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करूँगी। मेरे साथ पिछले दिनों एक ऐसी चीज़ हुई थी जो मैंने कहा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। मैं एक मॉर्निंग शो में गई, काफ़ी बड़े चैनल पे। जब मैं अपना स्लॉट करके निकली तो मुझे पता चला कि मेकअप रूम में मेरी बहुत प्यारी एक जानने वाली हैं, वो बैठी हुई हैं। क्योंकि वो मेरी बहुत सीनियर हैं, मेरी माँओं की तरह है, मेरा उनके साथ बहुत प्यार है। तो काफ़ी वो एक अच्छा नाम है, काफ़ी फेमस बंदी हैं। सो मैंने सोचा कि मैं ना जाऊँ और उनको सलाम करके तो फिर मैं गेट की तरफ निकलूँ। मैं सलाम करने के लिए गई तो शी वॉज़ ऑलमोस्ट रेडी, उनका मेकअप प्रॉपर्ली हो चुका था, उनका हेयर डू हो चुका हुआ था। सो मैं उनके क्लोजली थोड़ा सा गई, मैंने उनको हग किया और मैं उनके सर पे किसी करने लगी तो मुझे उनके सर से इतनी स्मेल आई कि मैं एक लहजे को ना बिल्कुल ही मैं पीछे हो गई। वो इतनी बुरी स्मेल थी जो जिस किसी ने 4 दिन से बाल ना धोए और उसमें से एक स्मेल आ रही है और उसी को आपने हेयर स्टाइल भी कर लिया। तो मुझे ये फीलिंग आई कि यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइजेनिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, साउंड नहीं है, तो फिर अगले बंदे का ये बैरियर है। दिस इज़ कॉल्ड बैरियर। ये वो बैरियर था जो मैं क्रॉस नहीं कर पाई। मतलब अगर मुझे वो हाइजेनिकली उनमें से खुशबू आ रही होती, वो देखने में तो बहुत प्यारी लग रही थी, तो शायद मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारती, खड़ी होती, बात करती। लेकिन मैंने, चूँकि वो एक स्मेल ही ऐसी थी कि मैं थोड़ी पीछे हट गई और मैंने जल्दी जल्दी बात ख़त्म करने की और मैंने कहा जी मैंने एक और चैनल पर जाना है और मैं निकल पड़ी वहाँ से। सो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था लाइव। ये पिछले दिनों की बात है, इस तरह के कई मौके मुझे आए हैं जो हमने फेस किए। सो ये आपका बैरियर है एक्सेप्टेंस का। तो आपने ये ब्रेक नहीं होने देना। आप में से स्मेल आ रही होगी तो आपके लिए वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। कोई आपके साथ उस तरीके से क्लोज नहीं हो सकेगा, राइट? अब सवाल ये पैदा होता है कि जज कौन करता है। सबसे पहले बात की थी माँ बाप से, सबसे पहले माँ बाप की बात की थी। याद है अभी हमने शुरू में कि माँ बाप भी आपको जज कर रहे होते हैं, वो भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कौन सा बच्चा सीरियस है, कौन सा मेरा बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। वो उसी की अहमियत घर में ज़्यादा हो रही होती है। तो सोचो ये तो माँ बाप है जिन्होंने बेलौस मोहब्बत देनी है। लेकिन फिर आगे आ जाओ प्रोफेशनल लाइफ में, आगे देखो टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ये सब हैं। उसके अलावा अगर आप सीनियर हैं तो आपके नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं। अगर आप खुद टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट्स हैं। आप कहीं अच्छी अथॉरिटी पे काम करें तो वहाँ पे स्टाफ आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये वो लोग हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन से ही आपको एक रुतबा मिलता है। क्योंकि अगर हम एक दूसरे को ऑब्जर्व करके जज नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। मैं क्यों कहती हूँ एक एम्प्लॉयर आपके ऊपर तभी इन्वेस्ट करता है जब उसको पता होता है कि मेरे अदारे का नाम रोशन करेगी। वो आपको तभी बुला के मीटिंग्स में बिठाता है और कहता है कि आओ जी डेलीगेशन आया हुआ, इसके सामने आके प्रेजेंटेशन दो। वो ये क्यों कहता है? उसको पता है यार ये बंदी है, इसके ऊपर मैं इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि इससे ना मेरा एक से बढ़ेगी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बढ़ेगा, मेरे ऑफिस को लोग जानेंगे, मानेंगे कि इनका स्टाफ इतना अच्छा है। कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर इतना कुछ सीख के तुम लोग अपने आप को बदलोगे नहीं। कोई फ़ायदा ही नहीं होगा 6 क्लासों का जब मुझे पता ही ना चले कि जो सिखाया है मैंने वो बच्चों में से मुझे नज़र आ रहा है कि नहीं। कोशिश करनी है। ये एक दिन का काम नहीं होता, आपको चीज़ें टाइम लेती हैं, ठीक है? अच्छा, अब क्या है परसेप्शन जो आपकी एक पर्सनालिटी से अगले बंदे के जहन में आ जाता है? सोफिस्टिकेशन, इंटेलिजेंस, क्रेडिबिलिटी, अट्रैक्शन। ये 4 वो पॉइंट्स हैं जो आपके किरदार का तयन कर लेती हैं आपकी पर्सनालिटी को देख के। अगर आप हाइजेनिकली स्ट्रॉन्ग हैं ना, इसका मतलब ये कि एक तो आप बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान हैं, ठीक है, आपको अपने आप से बहुत मोहब्बत है, आप खुद को बहुत पैम्पर करते हैं और आप पसंद करते हैं कि लोगों की रिस्पेक्ट करें और लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। ऐसे ही है, आपको अपने आप को, जब आप अपने आप को अहमियत देना शुरू करते हैं ना तो लोग फिर आपको भी अहमियत देना शुरू करते हैं। और अगर आप अपने आप को अहम नहीं समझेंगे, आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेंगे, बाल मैसी, कपड़े गंदे, जूती कोई पहनी हुई है, सही पर्स नहीं कैरी किया हुआ, गैजेट्स आपके फट रहे हैं, टूट रहे हैं, तो जब आप अपने आप से मोहब्बत नहीं कर रहे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे अदारा मोहब्बत करेगा? माँ बाप तो नहीं होते बॉसेस, कह देते हैं कि आप मेरी बेटियों की तरह हैं, लेकिन आप बेटी आप अपने माँ बाप की हैं।
जिस वक्त आता है ना वो टाइम जब उन्होंने ये जस्टिफाई करना होता है कि मैंने बेटी कहा था, मैं बेटी मानता हूँ, उस वक्त वो पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं अपना ही फायदा है। सो सोफिस्टिकेशन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अपने बारे में क्रिएट करते हैं और लोगों के परसेप्शन में बिल्ड कर देते हैं कि जी मैं सोफिस्टिकेटेड हूँ। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का बहुत, मैं आपको बताऊँ, लोग कहते हैं जो लोग ज़्यादा खाते हैं ना वो इंटेलिजेंट नहीं होते। ये भी मैंने सुना है। हालांकि मैंने बड़े बड़े अफसरों को देखा है, वो मोटे होते हैं। ठीक है, मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद ओवरवेट हूँ, हेल्दी बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा दिमाग काम नहीं करता। लेकिन लोगों का कहना है, मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, वो खाते हैं और वो खाते पे खाते जाते हैं। तो जो खाते पे खाते जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी इंटेलिजेंस ज़ीरो है। क्यों कहा जाता है? यार उनको अपनी फिक्र ही नहीं है। उनको क्या, उनको पता नहीं है कि तुम्हें, मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया पे हर वक्त वीडियोज़ आ रही होती हैं, ये खाओ ये ना खाओ, आप वही दिखेंगे जो आप खाएंगे, ऐसी वीडियो सबको पता है, हम देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप, एक ये चीज़ कहती है कि ना, एक रिसर्च कहती है कि जी आप जैसे दिखते हैं ना वो ही आपकी ज़हनी हालत होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फ़िज़ीक अच्छी नहीं ना है, अगर आपने उसको सही मेंटेन नहीं रखा हुआ, मेंटेनेंस दो तरह की है। एक तो आप मोटे हैं और आप अपने आप को बिल्कुल छोड़ दें, मैं मोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। एक है कि आप मोटे हैं लेकिन अब आपने अपने आप को कैरी कैसे करना है ये सीख लें। समझ रहे हो? अब एक मोटा बंदा उठकर हाफ स्लीव्स कपड़े पहनेगा और शॉर्ट शर्टें पहनेगा और जो ट्रेंड आ रहा है वो कहेगा मैंने फॉलो करना है। ओ भाई, अपने आप को तो देख लो। इसलिए कहते हैं उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। कोई एक चीज़ से आप किसी की मेंटल हेल्थ का तयन नहीं कर सकते। अगर आपने अंदाज़ा लगाना है तो बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट आप लगा रहे होते हैं, राइट? क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी क्या है? आपकी जो नफासत है ना, आपकी जो शख्सियत की नफासत है, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। आपके किरदार में कितनी क्रेडिबिलिटी, आप कितने क्रेडिबल हैं, आपके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है। सो आप जहाँ पर काम करेंगे, खैर से अब आप लोगों की पढ़ाइयाँ ख़त्म हो रही हैं और आपने आगे प्रोफेशनल लाइफ में आना है। सो जब आप जाएंगे ना तो आपकी पर्सनैलिटी से आप अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड कर देंगे अगले के जहन में। ये आपके हाइजेनिक होने से ही, आपके अच्छे वेल ग्रूम्ड होने से ही ये चीज़ सामने आएगी। सो मैं अगेन एंड अगेन आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स कि आपका एम्प्लॉयर आपके ऊपर पैसा उसी सूरत में इन्वेस्ट करेगा जब उसको लगेगा कि आप वाकई डिज़र्व करते हैं, आप बहुत क्रेडिबल हैं, आप सोफिस्टिकेटेड हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, और सबसे बढ़ के कि आप अट्रैक्टिव भी हैं। अट्रैक्टिव इंसान ऐसे थोड़ी बन जाता है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जो इतनी रौनक लगा के रखती हैं कि अगर एक दिन वो ना आए तो आपको खला महसूस होती है कि यार आज का दिन तो बड़ा ही खामोश गया है। सो आपने अपनी पर्सनालिटी के अंदर ना वो सारी चीज़ें पैदा करनी है। सो ये जो मैंने आपको बताया है, जो हाइजीन है, जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग है ना, वो एक्चुअली ये है कि वो अगले बंदे को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्यों कहते हैं कि खुशबू आती है तो पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदा आ रहा है? क्योंकि वो एक ऐसा परफ्यूम होता है जो किसी ने अप्लाई किया होता है और वो उसका सिग्नेचर परफ्यूम बन जाता है। आपको कहीं भी जाकर वो खुशबू आए तो आपको ऐसा लगा फ़लाँ आ गया है, क्योंकि वो उसका सिग्नेचर परफ्यूम होता है, वो वही लगाता है। सो ये हाइजीन का एक हिस्सा है, परफ्यूम का इस्तेमाल करना, ये आपका सिग्नेचर बन जाता है, राइट? सो इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइजीन अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम कहा जाए तो इस पर बहुत बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपके मज़हब ने पहले ही कह दिया है, सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। और देखो जब 5 दफ़ा वज़ू करते हैं ना हम, तो उसमें आपका जो एक फ़िज़िकल डिप्रेशन है, आपका जो कह लें स्पिरिचुअल आपकी क्लीनलीनेस है, ये वो प्ले कर रहा होता है, रोल प्ले कर रहा होता है। जब आप वज़ू कर रहे होते हैं दिन में 5 दफ़ा, तो आपकी जो क्लीनलीनेस है वो स्पिरिचुअलिटी के तौर पे भी हो रही होती है और फिज़िकली भी हो रही होती है। सो क्या है कि वज़ू की इम्पॉर्टेंस ये है कि आपने 5 दफ़ा कोशिश करनी चाहिए कि ये ना करें कि मैंने ऑफिस में अक्सर हम ये कर लेते हैं ना कि मैंने अभी तो वज़ू किया था ज़ोहर की नमाज़ के लिए, तो चले मैं इसी में असर भी पढ़ लेती हूँ, मेरा वज़ू कायम है। वज़ू का तो सवाब ही इतना है, अगर वो तुम कर लो तो एक तो देखो ना, आपको जो चीज़ मैंने कही, कहते हैं ना कि किसी को गुस्सा आया तो जाओ जाके पानी छींटा मारो मुंह पे, कहते हैं ना हम। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है 5 दफ़ा अगर दिन में वज़ू करते हैं ना, बहुत सारी कबाहतों से बच जाते हैं। गुस्सा, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स,
गंदगी, कितनी चीज़ों से आप बच जाते हैं। कोई बुरी नज़र, कोई नहुसत आपके करीब से नहीं गुजरती अगर आप बावजू हो तो। कोशिश करें ये चीज़ में अलकस ना करें। 5 दफ़ा का अगर वज़ू का हुक्म है तो जाके 5 दफ़ा करें। छूट है औरतों को, बड़ी छूट है, बहुत सारे मौक़ों पे है, लेकिन कोशिश करें कि वज़ू कर लिया करें जाके। क्या फ़र्क पड़ता है, हम बात करें सफाई की, हम बात करें सोफिस्टिकेशन की, तो अगर हमें उन चीज़ों पे थोड़ा सा एक्ट करना पड़े तो उसको ज़रा फॉलो करने की ज़रूरत है। ये मेरी बात को ज़हन में रखिएगा। अच्छी बात है, 5 दफ़ा वज़ू करेंगे, आपको हर हफ्ते जाके फेशियल नहीं कराना पड़ेगा, ब्लैक हेड्स भी नहीं होंगे। मैंने कहा सर लड़की लड़की वाली भी तुम लोग को फीलिंग आ जाए ना। तो क्या है कि आप जो लोग 5 वक़्त का वज़ू करते हैं उनको ब्लैक हेड्स भी नहीं होते फेस पे। वाइट हेड्स तो खैर वो बहुत मैच्योर होके होते हैं ना। तो आपकी जो ओपन पोर्स नहीं होते, बड़े सारे मसाइल से आप हट जाते हैं। तो आप कोशिश करें ठंडे पानी से वज़ू किया करें, आपका मॉइस्चराइज बरकरार रहता है, आपका कोलेजन बूस्ट रहता है। कहते हैं जब आप 30+ होते हैं तो आपको कोलेजन खाना चाहिए, क्योंकि कोलेजन आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, मेंटेन रखता है मस से। तो ये सारी चीज़ें करने की बजाय आजकल पाकिस्तान में आपको कोलेजन भी कहीं ऑथेंटिक नहीं मिलता, वो भी आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो फिर कोशिश करना चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों से ही सीख लें, ठीक है। तो ये जो आजकल बोटॉक्स और सर्जरीज चल रही हैं ना, ये इसीलिए चल रही हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को छोड़ दिया है। हम लोग वज़ू नहीं कर रहे होते, नमाज़ें में सो रही होती हैं, तो हमारी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वक्त से पहले चली जाती है। जो इंसान कहता है ना कि 30 की एज में आपकी इलास्टिसिटी जाना शुरू हो जाती है, वो अब देखें आपकी 7-7, 8-8 साल की बच्चियां मेकअप कर रही हैं, ब्लॉगर्स बनी हुई हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या स्किन के हालात होंगे। मुझे याद है बीए में थी मैं, और मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी मेरे फेयरवेल पे, दैट्स इट। मेरी अम्मा मुझे हर वक्त ये कहती थी कि शादी के बाद मेकअप करना है, क्योंकि स्किन मैच्योर हो जाती है, आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। और वाकई मेरी स्किन बहुत अच्छी है। मैं जब देखती हूँ ना अपनी एज फेलोज़ को, तो मैं देखती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, ना मेरे चेहरे पे पिंपल्स हैं, ना मेरे बहुत सारे लोगों के रिंकल्स के मसले होते हैं, पिंपल्स के, एक्नी के, कुछ नहीं है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि मैं इतना मेकअप का काम इस्तेमाल करती हूँ। मैं कहती हूँ उतना ही करें जितना प्रोफेशनली आपको एक अच्छी लुक दिखाए। ओवरडू करेंगे, रिएक्शन भी उतना ही फेस करना पड़ेगा। तो बेहतर करें हर चीज़ में हाइजेनिकली जो है ना अपने आप को बैलेंस रखें। ये हमारा जो इम्पोर्टेंस ऑफ वज़ू हो गई। अच्छा, डायरेक्शन टू वर्ड सक्सेस क्या है? पर्सनालिटी कांट बी चेंज इन अ डे और टू। जैसे मैंने अभी आपको बात कही कि ये इसके लिए वक्त लगता है। अपने आप को भी से चेंज करना शुरू करें, आदत बनाएं, 3-4 आदतों से शुरू करें। एक तो जैसे मैंने आपको नमाज और वज़ू का बताया, दूसरा मैं आपको बताऊं, अपने कमरे की ना हर टेबल के हर कोने पे ना पानी की बोतल भर के रख दें, घूंट घूंट पानी पीते रहें। आप देखना आपकी स्किन किस कदर खूबसूरत हो जाएगी, ऐसे ग्लो करेंगे आप। लोग आपसे पूछेंगे क्या लगाया है, क्या लगाया है तुमने। दूसरा एक और आदत आपने बनानी है, मैं आपको वो आखिर में बताऊंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की। पर्सनल हाइजीन में मैंने आपको टीथ, लिप्स, आईब्रोज, नोज, स्किन, हेयर, हैंड एंड फुट एंड नेल्स के बारे में बताना है। ये है फिजिकल। इसके बाद मैंने आपको प्रोडक्ट का भी बताना है, टाइम शॉर्ट है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बेटा सबसे बड़ा मसला है लड़कियों का बालों का। हमें लगता है हम बाल खुले छोड़ेंगे ही तो प्रेजेंटेबल लगेंगे, मगर प्रोफेशनल जो आपका माहौल है वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त अपने बाल खुले छोड़ेंगे। आप अपने बालों को बंद भी रख सकते हैं, क्योंकि आपने रोज़ जाना है। कभी कभार हो गया, चलो आप कभी कभी जा रहे हैं एड्रेस करने, जिस तरह मैं आती हूँ, जब मैं कभी कभी आती हूँ मैं बाल खोल के आती हूँ। लेकिन नॉर्मली क्या है कि जब मैंने रोज़ क्लास लेने जाना है तो मैं रोज़ इस हेयर स्टाइल में नहीं जाऊँगी। कभी जूड़ा कर लूँगी, कभी ब्रेड अच्छी कर लूँगी, कहीं पोनी टेल कर लूँगी। आप बड़े डिसेंट लगते हैं, ठीक है। बाल आपके अच्छे से असेंबल होने चाहिए। आपने बालों की क्लीनलीनेस, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है, बालों से अगर स्मेल आ रही है तो आप राइट इमेज प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। बालों की क्लीनलीनेस का आपने बहुत ध्यान रखना है। सेकंड, आप देखें जी, बालों से नीचे आ जाए। आईब्रोज का, सम लड़कियां जो है ना उनकी आईब्रोज बहुत घनी होती हैं और ये आपके चेहरे की क्लीनलीनेस को ख़त्म कर देती हैं अगर ये ज़्यादा भरी भरी सी लगी हो। तो इसकी जो है ना आपने मेंटेनेंस रखनी है ताकि आपका फेस बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। अक्सर बच्चियों के बाल निकल आते हैं चेहरे पे, आजकल वैक्स स्ट्रिप्स मिलती हैं, वो करें, क्योंकि आपने अपना चेहरा जो है ना, ये चीज़ ऐसी है जो आपको बज़ाहिरी नज़र आती है।
सो इस हिस्से की तो आप बहुत केयर करें क्योंकि नज़र आती है। फिर इसमें धूल मिट्टी और क्या कुछ हम फेस कर रहे होते हैं। इसकी स्किन बड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन आपने अपने फेस के बालों को हटाना है, फिर चाहे वो आपके नाक के बाल बाहर आ रहे हों, दैट इज़ नॉट गुड इम्प्रेशन। आपने अपने चेहरे को क्लीन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बाल जो फेस के ऊपर आए हुए हैं, जो आपकी आईब्रोज़ हैं, जो अपर लिप्स हैं, इनको आप बिल्कुल नीट रखें। ठीक है जी। इसके बाद आप आ जाते हैं थोड़े से नीचे दांतों की तरफ। दांतों में किसी किस्म का मसला है, देखें अगर आप स्माइल नहीं ना अच्छी कर सकते और आप स्माइल करते हैं और आप बुरे लगते हैं क्योंकि आपके दांत ख़राब हैं, तो आप सोच लें कि बिल्कुल आपका इंप्रेशन ज़ीरो हो गया है। सब कुछ अच्छा है लेकिन अब आपके दांत क्लीन नहीं है तो सब कुछ ज़ीरो हो गया है। स्माइल हमेशा करनी चाहिए, एक 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 बैलेंस में करनी चाहिए, दोस्तों के साथ, कुलीग्स के साथ स्माइल से, लेकिन हाँ मर्दों के साथ बहुत ज़्यादा स्माइल से बात नहीं करनी चाहिए। ना तो हमें इसकी हमारा मज़हब जो है इजाज़त देता है, ना मुझे लगता है कि प्रोफेशनली आप ज़्यादा स्माइलिंग फेस हों तो वो भी बहुत अच्छा नहीं होता, बट इतने हो कि एक रिस्पेक्ट का जो वो दायरा है ना वो कायम दायम रहे। सो स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने दांतों की सफाई का आपने बहुत ध्यान रखना है। लिप्स के बारे में मैं कहूँगी इसको हाइड्रेट रखा करें, बजाय लिपस्टिक लगाने के। कॉलेज यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में आप आजकल अच्छी अच्छी लिप बाम्स आ गई हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी हैं। हम बात कर लेते हैं इसकी अपने हाथों के नाखूनों की। बेटा हाथों के नाखून जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जितनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है ना वो इससे होती हैं, हाथों से होती हैं, हाथों के नाखूनों से होती हैं। बहुत बच्चियों को मैंने देखा है कि उनको नेल पॉलिश लगाने का शौक़ होता है लेकिन वो आधी उतरी आधी लगी हुई होती है। इससे बहुत बहुत बुरा इमेज जाता है। आपने अपने नाखूनों को बिल्कुल टाइमली क्लीन करना है, या नेल पॉलिश लगी हो या ना लगी हो, समझ रहे हो, नाखून कटे हों, समझ रहे हो, क्योंकि ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी हाथों से क्यों शुरू हो रही है, क्योंकि आपके नाखूनों से शुरू हो रही है। नाखूनों के अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा छुप जाते हैं। सो आपने अपने हाथों का जो है ना बहुत ख्याल रखना है। बेटा एक चीज़ मैं आपको आखिर में बताऊंगी, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सोलॉजी। उसमें मैं फिर हाथों की डिटेल्स कवर कर दूँगी। इसके अलावा आप देख लें कि हाथ धोने से, बार बार धोने से आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। सो अपने हाथों का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि कहा जाता है, बड़े बूढ़े भी कहते थे कि औरत की जो नस्वानियत है, जो खूबसूरती है ना, उसके हाथ और पाँव से जज की जाती है। पुराने ज़मानों में कहते हैं जब रिश्ता देखने भी जाते थे ना तो लड़की के हाथ पाँव देखा करते थे, कितनी सुगड़ होगी। आई एश्योर यू, आपका आज का बंदा बहुत पढ़ लिख गया है लेकिन मेंटल स्टेटमेंट वो उसकी वहीं पुरानी सदियों वाली। वो आज भी हाथ और पाँव ही देख के लड़की सेलेक्ट करता है। ऐसे ही है, तुम देख लोगे इंशाल्लाह खैर से, आगे सब बच्चे शादीशुदा होंगे, देख लेना घर की औरतें नहीं, लड़का अच्छा होगा लेकिन माँ जी वही पुराने ज़माने में अटकी होंगी, वो आके हाथ पाँव देखेंगी। आपके घर का किचन भी फिर के देख रहे होते हैं, वॉशरूम भी, क्योंकि ये पुराना माइंडसेट है, यही चलता आ रहा है। सो हाइजेनिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना तो इम्प्रेशन वहाँ पर भी जमाना अच्छा लगेगा। आगे बात करते हैं डेली शावर की। जनाब डेली शावर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जैसा कि मैंने कहा कि धूल मिट्टी गंद इससे आप गुजर के आ रहे होते हैं। खैर आगे चलते हैं। अच्छा ये दो चीज़ें जो मैंने मिस की हैं ये मैंने आगे बतानी है, इसलिए मैंने कहा कि इसको भी मैं मेंशन नहीं करती। आपके हाथ और पाँव की डिटेल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हाइजेनिकली कुछ चीज़ों के बारे में बताना। आपने अपना जो ड्रेस है ना वो प्रॉपरली चेंज करना है, क्लीन कैरी करना है, चाहे वो अबाया हो। ये नहीं करना कि यार मैंने तो अबाया ही पहना है ना, ऊपर कोई बात नहीं, जो भी जोड़ा नीचे पहना हुआ है, रात का भी सूट पहना हुआ है। आपको नहीं पता, आपको पता है जो स्किन कैंसर्स और ब्रेस्ट कैंसर्स फैलते जा रहे हैं ये क्यों है? उसकी जड़ ये है, चूँकि मैं एक आरजे हूँ, मैंने कैंसर हॉस्पिटल से, शौकत खानम से, मुझे हमारे अदारे को ऑफ़र आई थी जी इनका इंटरव्यू करना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने मुझे कहा ये 2 इम्पॉर्टेंट इंटरव्यूज़ आपने करने। एक डॉक्टर असद वहाँ से आए और एक उनके मार्केटिंग हेड आए। दोनों का इंटरव्यू किया था। उसमें मैंने बहुत, क्योंकि मैं लाइव ऑन एयर करती हूँ, तो मैंने उनसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत डिटेल्स पूछी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने मुझे बताई कि जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है, कि आप अपने अंडरगारमेंट्स जब चेंज नहीं करते तो ब्रेस्ट कैंसर वहाँ पे डेवलप होता है। सो गारमेंट्स को प्रॉपरली चेंज करना है आपने, और आपके जो हाइजीन है, जिस आपको मंथली साइकिल आती है, उसमें भी आपने अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपरली चेंज करना है, क्योंकि ये एक रियलिटी है। सब बच्चियों के साथ ये होता है, लेकिन हम लोग यूटीआई जैसी बीमारियां, ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां, इनको हम बहुत अर्ली एजेस में फेस करने शुरू हो गए।
हमें इन चीज़ों से बचना है। हाइजीन 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 ग्रूमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये तो हम कहते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। सो इसके ऊपर आपने फोकस करना है। जनाब, कैरी क्लीन हो गया, आपके गारमेंट्स आपने प्रॉमिस करना है आप रेगुलरली चेंज करेंगे, प्रॉपरली चेंज करेंगे। आपने अबाया वॉश्ड पहनना है, अबाया को इज्जत दें, खुदा का वास्ता है, अबाया आपका लिबास है। अगर आप अबाया कैरी करती है डजंट मीन दैट कि बस एक काला अबाया बना लिया और वो तुमने 4 महीने तक रोलना है, ऐसे नहीं करना। वो उसको इज्जत दे, वो आपका लिबास है। अच्छे अच्छे अबायास पहने, आप लड़की हैं, दिखना चाहिए कि आप लड़की हैं। खूबसूरत कलर्स पहने, पेस्टल कलर्स पहने, डार्कर कलर्स पहने। आम लिबास के बारे में हम जब डिटेल करेंगे ना, तो मैं आपको कुछ अबायास के कलर्स भी बताऊंगी, और वो बच्चियों ने अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। लास्ट सेशन में मैंने सबकी ड्रेसिंग देखनी है, मार्क्स देने हैं और गिफ्ट्स भी देने हैं। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, प्रेस क्लोथ्स, लिबास आपने जो है जो पहनना है ना, वो आपका प्रेस्ड होना चाहिए, ये भी हाइजीन का एक हिस्सा है। स्ट्रिंग फ्री अबायास, वो जैसे कि मैंने आपको कहा जब आप उसको डेली चेंज करेंगे तो उसमें ऑफ कोर्स स्मेल वगैरह नहीं आएगी। परफ्यूम का इस्तेमाल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसमें ये भी नहीं है कि 4 दिन नहाए नहीं, परफ्यूम ही ठोकी जा रहे हैं। परफ्यूम वो क्या होगा, पसीने के साथ मिलकर एक अलग ही स्मेल क्रिएट कर देगा। सो ये कोशिश करनी है कि हाइजीन में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट हाइजीन की बात कर लेते हैं बेटा। प्रोडक्ट हाइजीन में मैं चाहती हूँ कि आप लोग रुमाल अपने पास रखें, कोई हाथ में टिश्यू पेपर रखें, ये भी हाइजीन का हिस्सा है। इससे भी लोग आपको जज कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। गर्मी आ रही है ना, आपके हाथ में टिश्यू पेपर होना चाहिए, और अगर आपको पसीना आए तो वो रगड़ रगड़ के पसीना साफ़ नहीं करना, टैप करें, टैप करके देखें, क्योंकि आपके स्किन के सेल्स ख़राब हो जाते हैं जब आप उसको रगड़ रगड़ के करते हैं साफ़। इसी तरह मैंने देखा है बच्चियाँ मुँह धोने लगती हैं, साबुन पकड़ लिया, बस पूरा मसाज शुरू हो जाती है। मसाज नहीं करना होता, हल्का हल्का अपने फेस को ना जरा नाजुक फील करें। ठीक है, उसकी स्किन बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन आपके सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन जब समटाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपके चेहरे पे एक्नी आ जाती है। मैं आपको बता रही हूँ, आप जाएं पार्लर किसी दिन जाके उसको कोई मसाज करें, वो मसाज का टाइम अगर आपका 15 मिनट का, आप उसको नहीं 10 मिनट और कर दो, वो जो 10 मिनट होंगे ना ऊपर के, वो जहर है आपके चेहरे के लिए। फिर देखना कितने पिंपल्स और एक्नी निकलेंगे, क्योंकि एक लिमिट होती है ना हीट अप की, आपकी स्किन को हीट करने की, ब्लड सर्कुलेशन को एक सर्कुलेट करने की ना एक लिमिट होती है। उससे ऊपर चले जाएंगे ना तो वो रिएक्ट करेगी, फिर आपको पिंपल्स भी आएंगे, फिर आपको एक्नी होगी, फिर डम्प्स पड़ेंगे, और जिस चीज़ के लिए आपने कहना कि रिंकल्स ना आए, मैं मसाज कराऊँ, रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हर चीज़ की एक लिमिट होती है और वो आपने मेंटेन रखनी है। जूते बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गर्मियाँ आ रही हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। खैर से अब रमज़ान भी तो है ना, रमज़ान में भी सफाई सुथराई की कितनी इंपॉर्टेंस है, देखो इस चीज़ को नहीं भूलना, हर वक्त इंपॉर्टेंस है। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम लोग रमज़ान में इफ्तारी वगैरह करते हैं कि तमाम करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है ना हमारी कि ज़रा हम साफ़ सुथरी हर चीज़ हो, खुशबू हो कमरे में। सो आप ये जूतों की बात कर रहे थे हम, जूतों में बच्चे जो है ना बहुत अलकस कर जाते हैं। आपको इसकी स्मेल ख़त्म करने के बहुत सारे टोटके होते हैं। जिस तरह उस दिन हमें मिस फातिमा ने बताया था कि बोरिक एसिड एक बड़ी अच्छी चीज़ है, कुछ सोडे की तरह की चीज़ है, वो अगर आप रात को डाल दें अपने जूतों में तो वो सुबह स्मेल नहीं करते। तो वो सुबह उठ के आप झाड़ लें, उसको साफ़ कर लें, वो आपके जूतों में स्मेल नहीं आएगी। सो ये कब होता है, जब आप अपने पाँव को प्रॉपर्ली वॉश नहीं करते। अच्छा, पाँव को वॉश करना और वॉश करने के बाद ड्राई करना और ड्राई करके फिर जूता पहनना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सेकंड चीज़ बेटा, अपने पाँव की हेल्थ के लिए आधे इंच की जूती पहनना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिफ्लेक्सोलॉजी, उसके मैं 2 मिनट लूँगी आपके, उसका आपको बताऊँगी। अच्छा, अगर आप गीले शूज़ में गीले जूते पहनते हैं ना, तो वो फिर स्मेल क्रिएट करते हैं, और जब वो स्मेल तो क्रिएट करते हैं, इसके अलावा आपके पाँव में कॉर्न्स निकल आते हैं और पाँव की बहुत सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, पाँव गलना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपने वज़ू किया है ना, तो आप अपने साथ एक छोटा सा ना टॉवल रखें, ताकि फ़ौरन अपने पाँव को आप ड्राई करें और उसके बाद फिर आप जो है कोई शूज़ वगैरह पहने। एंड मेक श्योर कि शूज़ भी आपके गीले ना हो, उसको भी आप थोड़ा कपड़ा चपड़ा मार लें। मैं हर बच्चे को कहती हूँ कि हाइजीन का ख्याल रखना है, आपने अपने आप को पैम्पर करना है। छोटे छोटे पाउचेस बना लें, उन पाउचेस में अपनी चीज़ें रखें और वो बैग में रख के लेके जाएं। जब जब आप वॉशरूम जाएं, ऑफिस जा रहे हैं, वॉशरूम जाएं, अपने आप को क्लीन करें, बैग में चीज़ें वापस रखें, आ जाएं। खुद के लिए थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जनाब, मंथली साइकिल हाइजीन का मैंने आपको बता दिया है, इसमें वियर ब्रीदेबल क्लोथिंग, ठीक है,
चेंज प्रोडक्ट रेगुलरली नहीं या मैं कहूँगी, लेकिन ये कि 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, वरना यूटीआई का इशू आजकल फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अनसेंटेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, क्योंकि सेंटेड प्रोडक्ट्स की वजह से उस वक्त फॉर द टाइमिंग आप रिलैक्स होते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहें उस दौरान में, जब तक आपकी साइकिल कंप्लीट नहीं होती आपने हाइड्रेटेड रहना है। शावर लें, ये मिथ है कि इन दिनों में अगर आपके ऊपर पानी गिर जाए तो फिर आपको ये नहीं होता, तो आपको वो नहीं होता, ये सारी मिथ है। सफाई निस्फ़ ईमान है और आपने साफ़ सुथरा रहना है। ओके जी, स्वेट फ्री बॉडी, कहीं पे भी अभी जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे, गर्मी भी हो सकती है, समटाइम्स हम इतने कंफ्यूज होते हैं, एंजाइटी की वजह से स्वेटिंग हो रही होती है, तो क्या करना है, उनके पास रेस्ट रूम होते हैं हर अदारे में। जब भी आप जाएंगे ना, उनसे कहिएगा 2 मिनट्स मुझे मिल सकते हैं, आपके यहाँ पे कोई रेस्ट रूम है, वहाँ जाएं, अपना पसीना साफ़ करें, अपने बालों को दोबारा मेंटेन करें, अपनी लिपस्टिक को फ्रेश करें और देन आप उनके पास जाएं। अगर आपको अंडर आर्म्स में बहुत स्वेटिंग का इशू है तो आपके स्वेट पैड्स मिलते हैं, आप अपनी हर शर्ट के अंदर स्वेट पैड लगाएं, यहाँ पे लगते हैं उसको लगवाएं, ताकि आपका ये भी इशू ख़त्म हो जाए। गॉट इट? हैंड बैग्स एंड गैजेट्स क्लीनलीनेस, मैंने वास्तुशास्त्र के बारे में पढ़ा, ठीक है, इंटर रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, हमारी जिस तरह हम एस्ट्रोलॉजी है उस तरह हम उनका भी एक स्टडी है। उसके मुताबिक मैंने एक ट्रेनर को सुना, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की जो मैंने अप्लाई की, और इसके इम्प्लीमेंट के बाद मुझे वाकई लगा कि ये चीज़ें हैं। होता है ना कि आपका यहाँ पे जो चेंज होता है ना, वो फिर आप अप्लाई करें तो वो हो जाती है चीज़। वो स्टडी क्या कहती है, द ट्रेनर वॉज टेलिंग अस अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ बैग, हैंड बैग, जो आपके गैजेट्स होते हैं। उसने कहा कि आप कभी भी अपने हैंड बैग के अंदर, होता है ना कभी हम, ज़ाहिर है हम कॉलेज लाइफ में आप और कॉलेज में हैं और आपको अचानक से पता चलता है शिट मेरी तो साइकिल आ गई है, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपने एक पाउच बना के रेडी रखना है, जिसके अंदर आपने मंथली साइकिल का अपना सामान पैक करके उसको बंद करके रखना है। अब आपको उस टाइम पे पेन इतनी होती है और क्लास भी लेनी है, तो आपने पैनाडोल या डिस्प्रिन ज़रूर रखी होती है। तो अब आपने क्या करना है, जो भी दवाइयाँ हैं ना, जो मेडिसिन है ना, वो एक अलग पाउच में डाल के रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसने बताया कि कभी भी किराने को जो है ना वो नोट के साथ ना रखें, क्योंकि आपके नोट की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। मेरे जहन में आया कि इसका तो ये भी हो सकता है कि नोट के साथ रख लें तो किराने की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए, बट उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी रिसर्च के मुताबिक आपको किराने और नोट को अलग अलग रखना है। तो क्या हुआ, अब एक उसने बोला कि जो पाउच है आपका जिसके अंदर अब आपने मेकअप का सामान रखा है वो भी अलग होगा। तो क्या है कि आपके बैग का साइज़ इतना हुआ, ऑफिस में जाओगे तो तुम लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑफिस जाने के लिए होता है, लेकिन उसमें आपने हर चीज़ का अलग पाउच होगा। अगर आपने कोई वायर रखी हुई है जिस तरह चार्जर वगैरह है, उसका अलग पाउच होगा, बट हर चीज़ को डिसिप्लिन के साथ आपने अलग अलग पाउच में रखना है। जी बेटा, चेंज कॉइन्स, सॉरी, उन्होंने क्योंकि जिस लैंग्वेज में बोला मैंने उसी लैंग्वेज में बता दिया। किराना कहते हैं कॉइन्स को, वैसे अब हम लोगों के पास इतना ट्रेंड नहीं है कॉइन्स का, बट हो जाता है। खैर, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ स्किन केयर क्या है जनाब? प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज, मेंटेन स्किन हेल्थ, बूस्ट कॉन्फिडेंस, रिड्यूस साइंस ऑफ एजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ हेयर केयर क्या है? हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है ना, ये सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट्स मैं बता रही हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ जो हेयर केयर है उसमें ये है कि आपको मेंटेन हेयर हेल्थ, एनहांस अपीयरेंस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज, प्रमोट हेयर ग्रोथ, सपोर्ट स्कैल्प हेल्थ। सिर्फ एक बालों की केयर करना इतना इंपॉर्टेंट है, वीकेंड पे ज़रूर सर पे तेल लगवाया करें, मसाज करवाया करें। और हम बचपन से ऐसे ही है, रात को तेल लगाते थे और सुबह उठ के बाल धोते थे। अब लोग कहते हैं नहीं 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 2 घंटे के लिए तेल लगाएं और फिर उतार लें। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तेल को हमेशा गर्म करके सर पे लगाएं, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए कि स्कैल्प जल जाए, इतना कि नीम गर्म होना चाहिए। लेकिन ये कि आपको 1 हफ्ते बाद अपने बालों में तेल ज़रूर लगवाना चाहिए, अच्छा मसाज कराना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, डैमेज ख़त्म होता है और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड एंड फुट केयर, बेटा इसके बारे में रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में बताऊंगी। 2-3 आदतें जो अपनानी है ना, जिस तरह पानी साइड टेबल्स पे रखना है और वो पीना है, राइट, ये मैंने कहा था ना। एक और चीज़ मैंने आपको कहनी थी कि रात को सोने से पहले हाथ और पाँव धोएं, मुँह भी धोएं। अब मसाज करना है, मैं हाथ और पाँव के मसाज की बड़ी फेवर में हूँ
कहते हैं कि आपके हाथ का जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और वो सब प्रेशर पॉइंट्स आपके इंटरनल ऑर्गन से जाके कनेक्ट करते हैं। जब आप अपने हैंड की अच्छे से मसाज करते हैं और फुट की मसाज करते हैं तो जब आप सोते हैं ना, तो सोते हुए आपकी रिपेयर हो रही होती है, आपके ऑर्गन्स रिपेयर हो रहे होते हैं। सो ये आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगी। और नहीं तो बेटा आप ना ग्रुप में डाल दीजिएगा, ये पिक्चर ख़ास तौर पे ऐड कीजिएगा उसमें। कंबाइंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। ओवरऑल वेलनेस, इंक्रीज सेल्फ स्टीम, इम्प्रूव अपीयरेंस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। Remember, good hygiene is the first step to making positive impression, building trust and forming meaningful relationships. Janab, good luck. Empowered women can excel in both domestic and professional roles and they just need encouragement and appreciation. ये कुछ खूबसूरत शख्सियात हैं जिनके बारे में मैं बहुत इम्प्रेस फील करती हूँ। इनकी हाइजीन देखने से पता चल रही है ना कितनी वेल असेंबल्ड और कितनी सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी है इनकी। तो मैं चाहूँगी कि आगे भी जितने सेशंस होंगे मैं इनके बारे में बात करूँगी, लेकिन हर हिसाब से जिस भी सेशन की बात हो रही होगी। जनाब, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे सुनने में मिला है कि वो हमारा ऑनलाइन होगा, ऐसा ही है? और उसमें हम पढ़ेंगे अटायर एंड वार्डरोब एसेंशियल्स के बारे में। अच्छा, इस वक्त किस बच्चे के पास जो है वो डेटा है, इंटरनेट है? यूट्यूब ओपन कीजिए। यूट्यूब ओपन करके उसमें आपको मेरा मिलेगा यूट्यूब का चैनल समन असद इमेज कंसल्टेंट। उसमें होगा जी ग्रूमिंग एंड हाइजीन, लिखे सर्च करें ग्रूमिंग एंड हाइजीन, ऊपर लिखेंगे समन असद, तो मेरे उस चैनल के अंदर आपको एक मिल जाएगी पूरी वीडियो इसके ऊपर। अच्छा, असाइनमेंट क्या है बेटा? उस वीडियो को देखना है और आज का सेशन आप सबने सुन लिया है, ऐसे ही है? सादिया, मुझे इनको जो असाइनमेंट देनी है वो मुझे 3 दिन तक चाहिए, वो मिल जाएगी? ठीक है। अच्छा बेटा, आपने क्या करना है, आज का सेशन आपने सुना है प्रॉपरली? आपको ये ग्रुप बना देंगी और उसमें मैं ये शेयर भी कर दूंगी। आपने उस वीडियो को जो मैं कह रही हूँ और इस वीडियो को मुझे दिखाएं किस किस ने निकाला है, दिखाएं, मैं आपको बताऊं इसको खोलना कैसे। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देती हूँ ताकि फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा ये निकाल लिया है। किसने? दिखाओ मुझे। बेटे ये देखो, ठीक है? इसके अंदर वीडियोस में आपको मिल जाएगा ग्रूमिंग का, ग्रूमिंग एंड हाइजीन। दिखाओ बेटा। किसी का भी कंपैरिजन बना लो, किसी का भी कंपैरिजन आज के लेक्चर का और उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो सीक्वेंस बनाओ। आप ट्रेनर होंगे और आपने उसका सीक्वेंस बनाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं, किसका है? जो वीडियो है उसको एज अ ट्रेनर समझाना है। एग्जैक्टली, आप ट्रेनर हैं और मैं आपका स्टूडेंट हूँ। आपकी असाइनमेंट में मुझे आपने जस्ट सीक्वेंस बताना है कि आज का जो आपने लेक्चर सुना है और वो वाला लेक्चर, दोनों काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है? इसमें कुछ और है, उसमें कुछ और है, बहुत सारी चीज़ें सेम भी होंगी। अब आपने क्या करना है, इसका और उसका, क्योंकि मेरे पास तो दोनों प्रेजेंटेशंस पड़ी हैं, मैं दोनों आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बेटा आपसे शेयर कर दूंगी, आप बच्चों को शेयर कर दें। आपने इन दोनों वीडियोज़ का कंपेरिजन बनाना है और मुझे बताना है कि जी आप ट्रेनर हैं और मैं स्टूडेंट हूँ, तो आपने मुझे वो समझाना है। अच्छा, समझाना कैसे है? विद हेडिंग्स, डिटेल्स में नहीं जाना है। लाइक मैं आपको इसके स्टार्ट से बताती हूँ। काफ़ी लंबी प्रेजेंटेशन थी, है ना? शुक्र है। फर्स्ट हेडिंग आप दे देंगे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड बाय, अपना नाम, नीचे आप अपना इंट्रो देंगे कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से क्लास के बच्चे हैं, और आगे आपने लिखना है अपना बैच नंबर। लिखो, नोट करो ना बेटे। ये जो आपकी बेसिक इंट्रो है, मुझे उसमें चाहिए होगा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड बाय योर नेम,
आप कहाँ के स्टूडेंट हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, और यहाँ पे आपका तालीम मुमकिन का कौन सा बैच नंबर है। देन आप लिखेंगे लेट्स से इंट्रो ऑफ इमेज बिल्डिंग। आई समझ में? जस्ट आपने लिख दिया इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए हाइजीन के बारे में होना चाहिए, हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है उसका छोटा सा आप नोट लिख देना। अच्छा, ये आपके एक ही पेज पे आ जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आप कहेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फेस क्लेंजिंग। ये आपने इसमें से पॉइंट्स निकाल लेने, आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है लेकिन पॉइंट्स आपने इन दोनों में से निकाल लेने। ईजी है, किसी को इशू तो नहीं होगा? कोई कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ग्रुप बन जाएगा, उसमें आप पूछ सकते हो। जी बेटा, ओके? नहीं, वर्ड पे एक नोट बनाना है, समझ लें कि आपने एक ऐसे लिखना है इसके ऊपर, समझ रहे हो? राइट वर्ड इज द ऐसे, कि आप टॉपिक लिख दें कि मैं अब इसके ऊपर बात करूंगी, मैं अब इसके ज़्यादा अंदर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, विद हेडिंग्स आपने बात करनी है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है? बस एक पेपर जितना कर लो, A4 साइज का पेपर, उसके अंदर आपका एक प्रॉपर ऐसे आ जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, और आपने बेटा रेफरेंस एंड में ज़रूर लिखना है कि आपने आज की डेट की जो प्रेजेंटेशन है उसकी डेट बतानी है, और जो वीडियो आपने देखी है ना उसका लिंक नीचे कॉपी कर देना कि ये वाली वीडियो को मैंने मैच करके तो ये बनाया है। समझ आ रही है? लिंक कॉपी करके वर्ड में डाल देना एंड में कि मैंने इन दोनों को कंपेयर करके तो ये सीक्वेंस बनाया है, क्योंकि यू में भी किसी और वाले आप लेक्चर में चले जाएं, क्योंकि अभी एक बच्ची ने जो मुझे लेक्चर दिखाया वो डिफरेंट है, दूसरी बच्ची ने दिखाया वो डिफरेंट है, चीज़ें उनमें डिफरेंट ही होंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलें जी, इजाज़त है मुझे? जी बेटे, ऑनलाइन सबमिट करा दें, पिक्चर ले लें, A4 साइज़ का करके पिक्चर ले लें, और जिस दिन आप लोग आएंगे उस दिन अपना पेपर लेते आएँ, ओके?